नमस्कार, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे भारत के भौतिक विभाजन पर, जिसमें हमने भारत को विभिन्न भौतिक भागों में विभाजित किया, भारत की बेसिक जानकारी ली, अक्षांशीय देशांतरीय, लंबाई चौड़ाई, विस्तार, इन चीज़ों के बारे में जानकारी ली थी। साथ ही हमने जानकारी ली थी इस विभाजन में हिमालय के बारे में, उसको विभिन्न भागों में विभाजित करके उनका विस्तृत वर्णन और डायग्राम देखे थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा भारत के भौतिक विभाजन में आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। मैदान के नाम से ही क्लियर है कि नदियों के निक्षेप से निर्मित होता है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी लोकेशन देखनी है सबसे पहले, और कौन सी इन मैदानों में, उत्तर के मैदानों में कौन सी नदी कहाँ पर प्रभावित हो रही है। और हिमालय की तरह भी इसको भी विभिन्न प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया है, और फिर उन प्रादेशिक विभागों में कौन सी नदी फ्लो करती है, उस जगह का निर्माण, स्पेशली कौन सी गंगा या गंगा की सहायक नदी निर्माण करती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान की अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपों द्वारा ही निर्मित है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपको कि ज्योग्राफी में लोकेशन याद होना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि मैं जब ये अपलोड करता हूँ तो थोड़े धुंधले हो जाते हैं, लेकिन आप जो मैं बोलता हूँ उसको सुन लिया करो, क्योंकि ये जो नोट्स हैं उनका मैं PDF साथ के साथ आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया का एक मैप दिया है आपको। सबसे बेस्ट में राजस्थान प्लेन, उसके बाद में सतलज यमुना प्लेन, उसके बाद में अपर गंगा प्लेन, और उसके बाद मिड गंगा प्लेन, फिर लोअर गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर आप कितना ही अच्छा लिख दीजिए, बट उसे मैप में ज्योग्राफी में अगर डिनोट नहीं करते हैं तो एक परफेक्ट आंसर नहीं बनता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप एक मैप बना के जो गंगाटिक प्लेन पहला हुआ है उसको डिनोट कर दीजिए। ये एक अन्य मैप है, इसमें भी उसी तरीके से भारत के उत्तरी भारत का विशाल मैदान का विभाजन किया गया है। साथ ही इसमें नदियों को भी बताया गया है कि संबंधित विभाजन में संबंधित नदी कौन सी है। अब देखिए, उत्तरी भारत का विशाल मैदान का अगर विस्तृत वर्णन करते हैं तो देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी नदी की या जगह की लोकेशन आए तो सामने मैप खोल के रखिएगा, तुरंत उसकी लोकेशन देखिएगा, उससे आपके एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। ये मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलापूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत ही सहायक है, और यही कारण है कि भारत में जो भी जनघनत्व पाया जाता है वो गंगा के मैदान में ही सर्वाधिक है। कारण आपके सामने आ गया, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु, पर्याप्त जलापूर्ति, ये सब चीज़ें क्या करेंगी, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होगी। एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होगी तो वहाँ मानव अधिवास ज़्यादा होगा। उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया है। ध्यान रखिएगा, उच्चावच के आधार पर, जिसमें है भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। अब इन 5 की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भाबर की। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में, शिवालिक हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में कि हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है।
शिवालिक के गिरिपदीय प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। ये भूभाग हिमालय नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर है। इस भूभाग में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये पत्थर, कंकड़, बजरी के टुकड़े होते हैं, इनके नीचे से नदी प्रवाहित होती है। तो ऐसा लगता है ऊपर से देखने पर तो कोई नदी प्रवाहित नहीं हो रही, लेकिन उस जगह वो नदी क्या होती है, अदृश्य सी लगती है। और ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि उसमें फर्टाइल सोयल ही नहीं होती, तो वो कृषि के लिए उपयुक्त कहाँ से होगा। नेक्स्ट है हमारा तराई। यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है एवं कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल, गेहूँ हेतु अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है इसी में बांगर। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इसमें लवणीय एवं क्षारीय उत्फुल्लन देखे जाते हैं, जिन्हें रेह अथवा कल्ल कहा जाता है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफ़ी आता है, ध्यान रखिएगा। ये क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है एवं इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें खादर। ये उत्तरी मैदान भारत के मैदानों की निचली भूमि है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। इसमें काप मिट्टी भी पाई जाती है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल में है। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। खादर भूमि की मृदा में चीका की अधिकता होती है। चीका मतलब चिकनी मिट्टी या क्ले, जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि क्ले में सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। ये क्षेत्र या मिट्टी चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि के हेतु प्रसिद्ध है। इसी में नेक्स्ट है डेल्टा। ये खादर मैदान का ही बड़ा हुआ भाग है। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी या पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। इसमें पुराना व नया पंख तथा दलदल सम्मिलित हैं। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं। ये तो इसका उच्चावच के आधार पर वर्णन हो गया, वर्गीकृत हो गया। अब मेन पार्ट पे आते हैं कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर या रीजनल आधार पर मुख्यतः 4 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है पंजाब का मैदान, सेकंड गंगा का मैदान, थर्ड राजस्थान का मैदान और फोर्थ है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इनको एक एक करके डिटेल से अब लेते हैं। बात करते हैं पंजाब के मैदान की, तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। उसका भौगोलिक विस्तार भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में है। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक बड़ा विकसित क्षेत्र है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि बांगर को बेडलैंड या अनुर्वर भूमि कहते हैं। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को
चौस कहते हैं, जो कि होशियारपुर ज़िले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बात करते हैं दोआब की, तो दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र के दोआब है। अब देखिए गंगा का मैदान की बात करें हम, नेक्स्ट है गंगा का मैदान। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे कई भागों में विभाजित किया है। मैंने एक अलग टेबल नुमा बना के भी आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, मुख्यतः तो ये तीन है। इसमें ऊपरी गंगा के मैदान में रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, बिहार का मैदान, और निम्न गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल का मैदान सम्मिलित किया जाता है। बिहार के मैदान को अगर और डिटेल से ले ले तो सारण मैदान, मगध का मैदान या मिथिला का मैदान भी कहते हैं। अब गंगा के मैदान इसमें सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से। तो ध्यान रखिएगा, पिछला जो पढ़ाया है वो याद होना चाहिए। अगर हो सके तो आप गंगा के मैदान को एक बार कहीं भी कोई सी भी बुक में पढ़ लीजिएगा, तो अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।